अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर। अगर हमें एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे पर ड्रा करने को कहा जाए तो ये काम हम कैसे करेंगे। ये नहायत अहम सवाल है और ये MCQs या न्यूमेरिकल में आ सकता है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है। ये दो वेक्टर्स हैं जिनके दरमियान एंगल जो है थीटा है। अब इन दोनों वेक्टर्स के अंदर से किसी एक की प्रोजेक्शन दूसरे पे ड्रा करनी हो तो हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमें वेक्टर A की प्रोजेक्शन B के अलोंग चाहिए, तो इसे ग्राफिकली हम इस तरह शो करेंगे कि हम क्या करेंगे, A वेक्टर की प्रोजेक्शन B पे ड्रा करेंगे तो ये बनेगा A कॉज ऑफ थीटा और ये बनेगा A साइन ऑफ थीटा। अब आपको पता है कि जो A कॉज ऑफ थीटा है वो B वेक्टर के अलोंग है, तो हमें B वेक्टर के अलोंग A की मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। यानी यूँ कहें कि हमें वेक्टर B के अलोंग A का कितना हिस्सा है वो मिल जाएगा, या A वेक्टर का कितना इफेक्ट B के अलोंग है हमें वो मिल जाएगा। इसको हम मैथमेटिकली कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। हम इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेंगे, A डॉट B। हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है AB कॉज ऑफ थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AB कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पर हमने वेक्टर नहीं डाले क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है और इसका जो रिजल्टेंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब हम A कॉज ऑफ थीटा फाइंड करना चाह रहे हैं तो हम B को लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा A कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू A डॉट B ओवर B। अब आप जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को अगर उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो यूनिट वेक्टर हमारा आंसर होता है। तो हम कहेंगे A कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट B यूनिट वेक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे के अलोंग फाइंड करना हो तो हम उस वेक्टर को दूसरे वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी हम जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे के अलोंग फाइंड करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज ये एक वेक्टर है, इसका प्रोजेक्शन मैं इस ब्लू वेक्टर पे फाइंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर A को वेक्टर B के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी जो ब्लैक कलर में मेरा वेक्टर है इसको ब्लू वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इससे मेरे पास जो है A का प्रोजेक्शन B पे मिल जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और वो है A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। अगर आपको याद हो, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हुए हमने देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है जिस तरीके से स्केलर प्रोडक्ट में होल्ड करती है। लेकिन ये चीज़ डायरेक्शंस के साथ कैसे पॉसिबल है इसको हम आज देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास तीन वेक्टर्स A, B और C कुछ इस तरीके से हैं कि A वेक्टर जो है वो आउट ऑफ द पेज है, जबकि B वेक्टर और C वेक्टर्स कुछ इस तरीके से मौजूद हैं और A वेक्टर जो है वो आउट ऑफ द पेज है या आउट ऑफ द प्लेन है। इसको हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास देखिए ये तीन वेक्टर्स जो हैं वो आपको शो किए गए हैं। यहाँ पर ये जो आउट ऑफ द प्लेन वेक्टर आपको शो किया गया है ये A वेक्टर है, जबकि ये B वेक्टर है और ये C वेक्टर है। तो ये आप देख सकते हैं कि A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर्स मौजूद हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें B प्लस C फाइंड करना है, यानी हमने B और C वेक्टर को ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हमने B और C वेक्टर को ऐड करना हो तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इस पर यूज़ करेंगे। तो हम इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर यहाँ पर ड्रा करते हैं, जबकि इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर यहाँ पर ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो वेक्टर है ये B प्लस C वेक्टर है। तो इस तरीके से हमें इन दोनों वेक्टर्स का
सम मिल गया। अगर हम इसको फिजिकली देखना चाहें तो ये देखिए हमारे पास ये बी वेक्टर है जबकि ये सी वेक्टर है। तो इन दोनों के ऊपर जब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करेंगे तो ये हमें एक रिजल्टेंट देंगे जो कि बी प्लस सी होगा। तो यहाँ पर देखिए लेट्स सपोज ये जो वेक्टर है जो कि येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ये देखें, ये हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आ गया जो कि बी वेक्टर और सी वेक्टर्स को सम करके आया है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग हमें ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी फाइंड करके उनको ऐड करना होगा। तो चलते हैं ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो ए जो है वो आउट ऑफ द पेज है जबकि बी यहाँ पर है। तो अगर इसके ऊपर हम राइट हैंड रूल लगाएंगे तो हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में हमारे पास ए क्रॉस बी आएगा और डेफिनेटली वो इस तरीके से होगा ए क्रॉस बी, क्योंकि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसका रिजल्टेंट हमेशा अपने दोनों पेरेंट वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर b के परपेंडिकुलर बनाया है a क्रॉस b को, जबकि a भी परपेंडिकुलर है a क्रॉस b के। इसी चीज़ को अगर फिजिकली देखना हो तो लेट्स सपोज ये हमारे पास a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, जबकि ये c वेक्टर है। जबकि ये जो येलो कलर में आपको वेक्टर शो किया गया है ये b और c का सम है। अब हम अपना राइट हैंड a के अलॉन्ग रखेंगे और उसे b की तरफ रोटेट करेंगे तो हमारा जो थंब है वो हमें a क्रॉस b की डायरेक्शन दे देगा जो कि यहाँ पर गिवन है। और यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो वेक्टर b और a क्रॉस b आपस में 90 के एंगल पे हैं, यानी परपेंडिकुलर हैं। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर ये ब्लैक कलर में a क्रॉस b को शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें ये जो हमारे पास ये वेक्टर ब्लैक में आया है ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इसको कुछ इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि ये a क्रॉस b जो है ये इस b वेक्टर के परपेंडिकुलर है और a वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है। अब हम चलते हैं a क्रॉस c को फाइंड करते हैं। तो a क्रॉस c को फाइंड करने के लिए सेम उसी तरीके से हम अपना हैंड जो है वो a के लॉन्ग रखेंगे, इस वेक्टर a के लॉन्ग रखेंगे, जबकि इसको हम c वेक्टर की तरफ रोटेट करेंगे। ये हमारा c वेक्टर है तो हम a के लॉन्ग अपना हाथ रखेंगे और उसको c वेक्टर की तरफ रोटेट करेंगे तो हमारा जो थंब है यहाँ पर देखिए वो हमें डायरेक्शन देगा रिजल्टेंट की। तो जो हमारा थंब है अगर वो इसको मैं आपको दिखा सकूँ तो उसने जो डायरेक्शन दी है वो इस ब्लू लाइन के अलॉन्ग है। तो इसको हम यहाँ पर शो करते हैं अगेन ब्लैक वेक्टर से, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स का। तो इसको हम ब्लैक वेक्टर से कुछ इस तरीके से शो करते हैं। तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास a क्रॉस b है जबकि ये हमारे पास a क्रॉस c है। अब अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो हमने a क्रॉस b और a क्रॉस c को ऐड करना है। तो अब हम इनको ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसी चीज़ को यहाँ पर भी ड्रा कर लेते हैं। देखें अब हमने a क्रॉस c जो फाइंड किया वो कुछ इस तरीके से आया a क्रॉस c, और उसमें भी ये काबिल ज़िक्र बात है कि a क्रॉस c वेक्टर जो कि रिजल्टेंट है वो a के भी परपेंडिकुलर होगा और c के भी परपेंडिकुलर होगा। इसको हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं c वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a क्रॉस c। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट काम की तरफ जो कि है हमने इन दोनों ब्लैक वेक्टर्स का सम फाइंड करना है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक। तो वो यहाँ पे हम कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ पर हम इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर यहाँ पे ड्रा करेंगे और इसके पैरेलल एक यहाँ पे ड्रा करेंगे। जहाँ पे ये दोनों वेक्टर्स मिलेंगे ये हमारे पास a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c होगा, क्योंकि ये इन दोनों वेक्टर्स का सम है। तो इसको हम लिखेंगे दिस इज द a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर इसको भी फिजिकली हम देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगा, ये a क्रॉस b और a क्रॉस c का सम है, यानी हमने इसमें a क्रॉस b
प्लस ए क्रॉस सी किया तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक ये हमारा आंसर आया। अब हम देखते हैं कि ए क्रॉस बी प्लस सी और ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी कैसे इक्वल हैं। यानी हमने राइट हैंड साइड तो फाइंड कर ली, अब हम इसको इक्वल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के। अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करने के लिए यहाँ पे अगर गौर करें वो ये है कि हमने ए क्रॉस बी प्लस सी फाइंड करना है, यानी हमने बी प्लस सी और ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। यानी ये ए वेक्टर है और ये बी प्लस सी वेक्टर है, इन दोनों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है और वो इस वेक्टर के इक्वल आना चाहिए, ये जो वेक्टर है, क्योंकि ये ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर है। तो हम चाहते हैं कि ए और बी प्लस सी का क्रॉस प्रोडक्ट इस वेक्टर के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या इस डायग्राम में ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं हैं। अब हमने ए वेक्टर को बी प्लस सी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो हम अपना राइट हैंड जो है वो ए वेक्टर के लॉन्ग रखेंगे और उसे बी प्लस सी, यानी ये जो येलो कलर में आपको वेक्टर नज़र आ रहा है इसकी तरफ रोटेट करेंगे। ये देखिए मैं अपना राइट हैंड इसके ऊपर रखता हूँ और इसको येलो कलर की तरफ रोटेट करता हूँ, तो ये जो मेरा अंगूठा है वो आप अगर गौर से देखें तो वो इस येलो वाले वेक्टर के एन ऊपर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस बी प्लस सी और ये वाला जो वेक्टर है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर भी वैलिड है। अब यहाँ पर एक चीज़ और गौर से देखिएगा कि बी प्लस सी वेक्टर और ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये दोनों वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर हैं, जबकि ये ए वेक्टर तो है ही आउट ऑफ द प्लेन, तो ये इन तमाम वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है, इसलिए हम इसको डिस्कस ही नहीं करते, क्योंकि ए आउट ऑफ द प्लेन है, वो इन तमाम वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। जबकि ये बी प्लस सी जो है ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो रिजल्टेंट होता है वो अपने दोनों पेरेंट वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। अब यहाँ पर देखें हमने मल्टीप्लाई किया ए को बी प्लस सी से, यानी हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, तो जो रिजल्टेंट आया वो आया ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अब ये जो रिजल्टेंट है ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ए तो तमाम वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है जो यहाँ पे मौजूद हैं, जबकि बी प्लस सी जो है वो भी इसके परपेंडिकुलर है, वो हमने यहाँ पर शो कर दिया। तो इससे साबित हुआ कि जो रिजल्टेंट होता है क्रॉस प्रोडक्ट का वो अपने दोनों पेरेंट वेक्टर्स के परपेंडिकुलर या राइट एंगल पर होता है। तो यहाँ पर हमने आज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर वैलिड है उसको देख लिया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है कि अगर तीन वेक्टर्स हों ए बी और सी और ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो हो, ए और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो हो, तो ए किस वेक्टर के पैरेलल होगा। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर ए डॉट बी ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान 90 डिग्री है, क्योंकि हम जानते हैं ए बी कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम 90 डिग्री पुट करेंगे, कॉज 90 डिग्री, तो हमारे पास कॉज 90 का वैल्यू 0 होती है, तो 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। इसी तरीके से जो दूसरी कंडीशन हमें दी गई है अब उसको डिस्कस करते हैं, वो है कि ए डॉट सी इज़ आल्सो 0। सो इससे भी यही साबित होगा कि ए और सी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 है। अब यहाँ पर आप देखें कि ए और बी वेक्टर भी परपेंडिकुलर हैं और ए और सी वेक्टर भी परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए बी और सी तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पर देखें ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तीनों का आपस में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हुए, क्योंकि ए बी के परपेंडिकुलर है और ए सी के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब हुआ कि ए बी और सी तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। अब हमने ये देखना है कि कौन सा वेक्टर ऐसा होगा जो कि ए वेक्टर के पैरेलल होगा। तो ए वेक्टर के पैरेलल हमने ढूंढना है। तो अगर हम यहाँ पर गौर करें कि बी वेक्टर को सी वेक्टर के साथ अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करवा दें तो देखें इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आएगी। ये वेक्टर बी के लॉन्ग मैंने अपना राइट हैंड रखा
और उसको सी वेक्टर की तरफ यानी रेड वेक्टर की तरफ घुमाता हूँ, तो ये देखिए जब मैं इसको रेड वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियों को टर्न करता हूँ और कर्ल करता हूँ तो मेरी जो डायरेक्शन है वो इस ब्लू वेक्टर के अलॉन्ग आती है जो कि ए वेक्टर है। तो मतलब ये हुआ कि बी और सी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ए वेक्टर के पैरेलल है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी क्रॉस सी वेक्टर। तो यहाँ पर हमने देखा कि ए, बी और सी ये तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हों तो ए वेक्टर बी क्रॉस सी के पैरेलल होता है। अब हम चलते हैं अपने 4 पॉइंट की तरफ और ये है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, ये हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को इक्वल लिखा है, तो ये कैसे होगा? देखें, हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, लेकिन यहाँ पर मैंने जो लिखा उसके अकॉर्डिंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। बेसिकली ये एक एक्सेप्शनल केस है जो कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर कम्यूटेटिविटी को प्रोड्यूस करता है। हम देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। देखें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, इसको लेट्स सपोज हम फाइंड करके देख लेते हैं। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अगर मैं यहाँ पर एंगल 0 डिग्री पुट करता हूँ तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो ये आएगा ए बी साइन 0 डिग्री एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री एन यूनिट वेक्टर। तो आप जानते हैं कि साइन 0 डिग्री जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि साइन की 90 पे वैल्यू 1 होती है जबकि 0 डिग्री पे वैल्यू 0 होती है। तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो ये सारा फैक्टर जो है वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ये सारा फैक्टर भी 0 हो जाएगा। लेकिन हमने क्रॉस प्रोडक्ट की है तो इसका रिजल्ट 0 नहीं बल्कि नल वेक्टर होगा। तो नल वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। इससे साबित हो गया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए एंगल जो है वो 0 डिग्री होना ज़रूरी है। तो 0 डिग्री पर, या यूँ कहें कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी और दोनों पैरेलल हों तो ए को बी से क्रॉस प्रोडक्ट करें या बी को ए से क्रॉस प्रोडक्ट करें, आंसर सेम आएगा, दैट इज नल वेक्टर। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे जो कि है पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 ये है कि बी क्रॉस ए डॉट ए का आंसर क्या होगा। तो देखिए हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। बी क्रॉस ए डॉट ए, आप जानते हैं कि बी क्रॉस ए का जो रिजल्टेंट होगा वो राइट हैंड रूल से फाइंड करने से हमें पता चलेगा कि वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। लेट्स सपोज ये ए और बी से मिलके बनने वाला एक प्लेन है, ये दो वेक्टर हैं ए और बी, इनका ये प्लेन है। अब जब हम बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो वो इस प्लेन से स्पेस में चला जाएगा, यानी वो इनके परपेंडिकुलर होगा। देखिए ये बी है, इसको हम ए की तरफ रोटेट करते हैं तो ये बी क्रॉस ए का जो रिजल्टेंट है वो आउट ऑफ द प्लेन इस तरीके से आ गया। अब हमने क्या करना है, ए वेक्टर को इस रेड वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो बी क्रॉस ए आया है उसका ए के साथ क्या एंगल है और बी के साथ क्या एंगल है, पहले हम ये फाइंड करते हैं। देखें, जो बी क्रॉस ए हमने फाइंड किया इसका ए के साथ भी 90 डिग्री एंगल है और बी के साथ भी 90 डिग्री एंगल है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बी और ए वेक्टर के मिलने से जो प्लेन बना था तो बी क्रॉस ए उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी बी क्रॉस ए बी के भी परपेंडिकुलर है और बी क्रॉस ए के भी परपेंडिकुलर है। ये हमारा बी क्रॉस ए वेक्टर है। तो अब यहाँ पर आप देखें तो ए के साथ बी क्रॉस ए का एंगल 90 डिग्री है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बी क्रॉस ए डॉट ए, तो अब हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करते हैं जो कि इक्वल है बी क्रॉस ए कॉस 90 डिग्री, क्योंकि बी क्रॉस ए और ए के दरमियान एंगल 90 डिग्री है और वो यहाँ पे भी हम देख चुके हैं
कि A और B क्रॉस A के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो वो हम 0 पुट करेंगे तो ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि B क्रॉस A डॉट A वेक्टर का आंसर 0 होगा, और ये 0 है, नल वेक्टर नहीं है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट के नतीजे में आया है, इसलिए B क्रॉस A डॉट A का आंसर 0 होगा। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 6 की तरफ, जो कि है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू C। अगर A और B को क्रॉस प्रोडक्ट करें और आंसर C वेक्टर आए, तो हमने बताना ये है कि C वेक्टर किस वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास A क्रॉस B का जो आंसर है वो C है। लेट्स सपोज ये हमारे पास A वेक्टर है और ये B वेक्टर है, तो A को जब हम B से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो ये उसका आंसर C वेक्टर आ जाता है। अब हमने ये देखना है कि C किस के परपेंडिकुलर है, यानी जो C वेक्टर है वो किस वेक्टर के 90 डिग्री के एंगल पे है। तो यहाँ पर हम 4 ऑप्शन लिखते हैं कि C इज़ परपेंडिकुलर टू A वेक्टर, C is perpendicular to B vector, C is perpendicular to A plus B vector, and C is perpendicular to A cross B vector। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी कौन सी ऑप्शन सही है और कौन सी ऑप्शन गलत है। तो अगर हम गौर करें तो जो C वेक्टर है वो A और B वेक्टर के बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी वो A के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है। तो हमारे पास ये वाली ऑप्शन भी सही है और ये वाली ऑप्शन भी सही है। अब हम थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि अगर हम A को B में ऐड करते हैं, तो लेट्स सपोज हमको A को B में ऐड करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक, तो ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट आ जाता है जो कि A B के प्लेन के अंदर ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा C वेक्टर है वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाली ऑप्शन भी सही है। अब देखें, यहाँ पर A क्रॉस B करने से हमारे पास C वेक्टर आया था, तो ये हम इसी को A क्रॉस B भी कहेंगे और इसी को हम C वेक्टर भी कहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि A क्रॉस B वेक्टर और C वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर नहीं हैं, बल्कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि A क्रॉस B करने से तो ही हमारे पास C वेक्टर आया था। तो C वेक्टर A क्रॉस B के पैरेलल होगा, ना कि परपेंडिकुलर होगा। अब हम अपने 7th पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हों और वो यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में गिवन हों, तो हमने उनका A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर A है जो कि है 3i प्लस j प्लस 2k, यानी x एक्सिस के अलॉन्ग इसकी वैल्यू 3 है, y एक्सिस के अलॉन्ग इसकी वैल्यू 1 है और z एक्सिस के अलॉन्ग इसकी वैल्यू 2 है। सेम इसी तरीके से B वेक्टर भी हमारे पास गिवन है। तो अब हमने A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड को फाइंड करनी है। तो पहले हम A क्रॉस B को फाइंड करते हैं, फिर हम उसकी मैग्नीट्यूड की तरफ चलेंगे। तो A क्रॉस B फाइंड करने का तरीका हमारे पास क्या है, हम जानते हैं कि हम 3/3 का एक डिटर्मिनेंट लेके उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम I, J और K को लिखेंगे, फिर हम पहला वेक्टर जो है A वेक्टर उसकी टर्म्स को लिखेंगे। देखें, I के लॉन्ग इसकी वैल्यू 3 है, वो हम यहाँ लिखेंगे, J के लॉन्ग 1 है, 1 लिखेंगे, K के लॉन्ग 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। जबकि B वेक्टर की जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं 2, -2 एंड 4। अब हमने इसको सॉल्व करना है। मैंने आपको बताया था कि 3/3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम इसको 2/2 के डिटर्मिनेंट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको बताया था, सबसे पहले हम प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस लिख लेंगे। उसके बाद हम ये करेंगे कि इधर I लिख लेंगे, इधर J लिख लेंगे और इधर K लिख लेंगे, और यहाँ पर हम 2/2 के डिटर्मिनेंट्स लिखेंगे। और उसका तरीका मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ। देखें, जब हमने I लिखना है तो हम I की रो को और कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी टर्म्स जो हैं वो यहाँ पर लिख देंगे, वो हैं 1, 2, -2, 4। इसी तरीके से जब हम J को लिखेंगे तो हम J की रो को और J के कॉलम को छोड़ देंगे, तो हमारे पास आएगा 3, 2, 2, 4। इसी तरीके से जब हम K को लिखेंगे तो हम K की कॉलम को भी छोड़ देंगे, K की रो को भी छोड़ देंगे और बाकी टर्म्स को लिखेंगे, और वो हैं 3, 1, 2, -2। अब हम 2/2 के डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते हैं।
तो देखें यहाँ पर हम इसको डायगोनली सॉल्व करेंगे। 4 1 ज़ा 4, आई के साथ 4, फिर हम माइनस लगाएंगे खुद से, और फिर 2 2 बार 4 प्लस एक और माइनस है, तो यहाँ पर हम ये लिख लेंगे माइनस का 4, इस ब्रैकेट को बंद करेंगे, फिर ये वाला माइनस और जे आएगा, और उसके साथ इसको सॉल्व करेंगे। 4 3 ज़ा 12 माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस के यूनिट वेक्टर। अब देखें -2 × 3 इज इक्वल टू -6, और एक माइनस जो है वो फार्मूले वाला, तो 2 1 ज़ा 2 आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ गया 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, 4 + 4 8, 8i माइनस 12 में से 4 माइनस किया तो 8 आया, -8j। इस तरीके से -6 और -2 मिलके माइनस का 8 हो गया, तो -8k, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बाहर भी माइनस आ जाएगा यहाँ पर, -8k। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास A क्रॉस B आ गया। तो A क्रॉस B की ये वैल्यू है, लेकिन यहाँ पर हमने A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। तो A क्रॉस B की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, उसका तरीका हमारे पास है। हम I के साथ जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर करेंगे, इसी तरीके से जो J के साथ मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर करेंगे, और जो K के साथ है उसका भी स्क्वायर करेंगे, और सबको ऐड करके उनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 8 का स्क्वायर 64, -8 का स्क्वायर भी 64, और -8 का स्क्वायर फिर 64 आ जाएगा। तो ये 3 × 64 है, 8 × 3 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से हमारे पास दो वेक्टर्स को क्रॉस प्रोडक्ट करके उनका मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं। और 8वां पॉइंट है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर A है 5i + 5j और B वेक्टर है 5i - 5j, तो इन दोनों के दरमियान एंगल बताना है। एक तो सिंपल सा तरीका है कि अब इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। A डॉट B इज इक्वल टू 5i + 5j इंटू 5i - 5j। अब हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर हमने चीज़ देखी थी कि i को i से मल्टीप्लाई कर देंगे और j को j से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल तरीका यही है। तो देखें i के साथ i वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25 प्लस माइनस माइनस, फिर j को j वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25, तो 25 - 25 इज इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं या उनका एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो एक तो ये तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका जिससे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं वो है कि इन वेक्टर्स को ड्रा करके देखें हमारे पास एक जो वेक्टर है 5i + 5j है। तो इसका मतलब है कि x एक्सिस पे इसकी वैल्यू 5 है और y एक्सिस पे भी इसकी वैल्यू 5 है। तो देखें लेट्स सपोज ये x एक्सिस पे इसकी वैल्यू 5 आ गई और y एक्सिस पे भी इसकी वैल्यू 5 है, तो ये 5 हो गई। तो 5i + 5j हो गया। अब हम इनको अगर हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड कर लें तो ये हमारे पास आ गया a वेक्टर दैट इज इक्वल टू 5i + 5j। इसी तरीके से अगर हम b वेक्टर को देखें तो वो 5i - 5j है, यानी 5i - 5j हम फाइंड करेंगे, इसको रिवर्स कर लेंगे तो ये -5j हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया b वेक्टर। अब यहाँ पर आप गौर करें तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर हमेशा यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि a और b वेक्टर जो हैं वो आपस में 90 डिग्री पे हैं या उनका एंगल 90 डिग्री है। तो ये a और b वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। यहाँ पर भी हमने ये देखा था कि a और b वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो पता चला कि अगर कोई दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए और आंसर 0 हो तो इसका मतलब है कि वो दोनों वेक्टर आपस में 90 के एंगल पे हैं या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आज हमने स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के कुछ अहम कंसेप्चुअल पॉइंट्स को स्टडी किया। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम टार्क को स्टडी करेंगे जो कि क्रॉस प्रोडक्ट की एक नहायत अहम एग्जाम्पल है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।